जाति जात जाती है कि जाति ही नहीं। भारत में शायद ही कोई होगा जिसने ये शब्द नहीं सुना होगा। आज आप जानेंगे इसका पूरा इतिहास। इस वीडियो से आपकी समझ और आपका ज्ञान दोनों में इजाफा होगा, हम ये आपसे वादा करते हैं। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये बात जब मानव ने एक जगह रहना सीख लिया, वो थोड़ा सभ्य हो गया। उसकी अपनी भाषा थी, उसका अपना एक समाज था, उनके अपने विचार थे। वो समय था, वो वक्त था। जी हां, आप और मैं इसे अर्बनाइजेशन सबसे जानते हैं। जब इंसान ने खेती करना शुरू किया था, प्रकृति को और अधिक अच्छे से समझने लगा था, विकास का शायद मतलब भी समझने लगा था। सोच तो वो बहुत पहले से रहा था, लेकिन अब वो सवाल भी करने लगा था, रीजनिंग करने लगा था, इस जादुई भरी दुनिया को समझने लगा था। और बहुत सारे सवालों के जवाब ना आते हुए उसने अपने लिए कुछ नियम खुद बना लिए थे। मौसम के चक्कर को समझने लगा था, व्यापार करने लगा था, बाजार लगाने लगा था, पक्की ईंटें बनाने लगा था। वो ये क्वेश्चन करने लगा था कि ये जो हवा है वो दिखती क्यों नहीं। वो जो चांद की ओर देखकर घंटों सोचने लगा था। वो जो भगवान के बारे में सोचने लगा था। वो जो इस यूनिवर्स के क्रिएटर के बारे में रीजनिंग करने लगा था। सितारों को देखकर नक्शे तैयार करने लगा था। वो जो जिसने सब की शुरुआत की, जो आज हम हैं, वो जो इस धरती पर अब राज करने लगा था। फिर वो कहानियां बनाता था, वो कहानियां अपने बच्चों को सुनाता था, वो कहानियां उन्हें कुछ सीख जाती थी इस समाज के बारे में, इस शहर के बारे में, क्या गलत है क्या सही, और भी बहुत कुछ। फिर वही इंसान लिखना सीख जाता है, पढ़ना सीख जाता है, और फिर शुरू होता है एक नया युग, जहां वो अपने ज्ञान को आने वाले हजारों सालों तक सेफ रखता है। वो कहानियां जो अब वो बोल कर सुनाते थे, अब वो किताबों में लिखा गया। वो ज्ञान जो उनके पूर्वजों का था, वो इन किताबों को बताया जाने लगा। और यहीं से हमारी वीडियो अब शुरू होती है। ऋग्वेद ऋग्वेद लगभग 1500 से 1200 बीसीई के बीच लिखा गया होगा, यानी आज से लगभग 3500 साल पहले, ऐसा अभी तक माना जाता है, जो कि वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। इससे पहले ये ओरली जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ, यानी इसमें कई सारी ऐसी बातें भी होंगी जो बहुत पहले से एग्जिस्ट करती होंगी और उन्हें इस किताब पर उकेरा गया। ये दुनिया का सबसे पुराना रिलीजियस टेक्स्ट भी माना जाता है। ऋग्वेद में जाति व्यवस्था या कह लीजिए कास्ट सिस्टम का स्पष्ट रूप से वर्णन सिर्फ एक ही जगह मिलता है, यानी पुरुष सूक्त, ऋग्वेद का 10वां मंडल 90वां सूक्त। पुरुष सूक्त में कॉस्मिक पुरुष या कह लीजिए विश्व पुरुष का वर्णन है, जिसके शरीर से ही समाज की 4 वर्ण उत्पन्न हुए। ये रहा पुरुष सूक्त, ऋग्वेद 10.90। ब्राह्मणों से मुख्यमासीत बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद वैश्या पदभ्याम शूद्रों अजायता, जिसका हिंदी अर्थ होता है, उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय बने, उसकी जंघाओं से वैश्य उत्पन्न हुए और उसके पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। ये ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, या आप यूं कह लीजिए वर्ण व्यवस्था का सबसे पुराना लिखित सबूत। इससे यह साफ जाहिर होता है वर्ण व्यवस्था ऋग्वेदा या उससे भी कई पुरानी है। अब सवाल आता है, क्या ये जाति व्यवस्था थी? जवाब है नहीं। ऋग्वेद के शुरुआती मंडलों में जाति या ऊंच नीच का जिक्र नहीं मिलता। पुरुष सूक्त बाद में जोड़ा गया माना जाता है, क्योंकि यह बाकी वैदिक मंत्रों से थोड़ा अलग शैली में है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह सूक्त समाज को संगठित रूप देने का प्रतीकात्मक प्रयास था। हम आपको बता दें, यही वो एकमात्र स्पष्ट जगह है जहां ऋग्वेद जाति या वर्ण विभाजन का उल्लेख करता है। उस समय यह प्रतीकात्मक था, समाज को व्यवस्थित दिखाने का एक रूपक। तो
इससे ये भी साफ साफ पता चलता है कि ऋग्वेद के समय और उससे पहले भी ऊंच नीच नहीं थी। ये एक सिस्टम था जहां सब अपनी अपनी भूमिका निभाते थे। ऋग्वेद से पहले की स्थिति, समाज मुख्यतः जनजातीय और समानतावादी था। विभाजन पेशा यानी काम और क्षमता के आधार पर होता था। जो लोग यज्ञ करते थे उन्हें ऋत्विज या पुजारी कहते थे। जो रक्षा करते थे उन्हें योद्धा। जो व्यापार या कृषि करते थे तो व्यापारी या किसान कहलाते थे, और जो श्रम करते थे तो सेवक या कर्मचारी कहलाए। लेकिन ये जन्म से तय नहीं था, व्यक्ति पेशा बदल सकता था। आपको ऋग्वेद के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। ऋग्वेद के मंत्र प्रकृति और शक्तियों की उपासना पर आधारित है। अग्नि यानी अग्निदेव यज्ञ का केंद्र, इंद्र वज्रधारी देवता सबसे शक्तिशाली, वरुण जल और ऋतु व्यवस्था के देवता हैं, सूर्य सोम उषा यानी भोर की देवी, मरुद्गण यानी वायु देवता। ऋग्वेद ने भारतीय धर्म दर्शन और संस्कृति की नींव रखी। आज भी कई वैदिक मंत्र हिंदू पूजा, विवाह और यज्ञ में गाए जाते हैं। इसे दुनिया की सबसे पुरानी जीवित धार्मिक पुस्तक माना जाता है। ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि प्राचीन भारत का इतिहास, समाज और ज्ञान का दर्पण है। इसे मौखिक परंपरा, ओरल ट्रेडिशन से हजारों सालों तक याद करके सुनाया गया और बाद में लिखा गया। अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ धर्मासूत्रास की बात करते हैं। आपस्तंबा, गौतमा, बौधायन, ये धर्मसूत्रास लगभग 600 से 200 बीसी के बीच लिखे माने जाते हैं, यानी लगभग 2600 से 2200 साल पहले, और ऋग्वेद लिखने लगभग के 1000 साल बाद। धर्मसूत्रास में सोशल रूल्स और ड्यूटीज लिखे गए, जैसे यज्ञ और रिचुअल्स कैसे करना, मैरिज और फैमिली रूल्स, शूद्र और वैश्या की ड्यूटीज। यानी इससे हमें ये मालूम होता है कि भारतीय समाज धीरे धीरे अपनी करवट बदल रहा था, नए नियम एवं कानून बनाने लगा था, पर इसमें कास्ट सिस्टम कोडिफाइड नहीं होता है। यानी किसी जन विशेष व्यक्ति को ऊंचा श्रेणी का नहीं मानता है। कास्ट का कॉन्सेप्ट था, पर ऑक्यूपेशनल और रिचुअल बेसिस पर था। कास्ट सिस्टम कोडिफाइड नहीं था। अब समय में थोड़ा आगे चलते हैं, जहां भारत का सबसे पहला रिटन साक्ष्य मिलता है जो वर्ण व्यवस्था को जन्म से जोड़कर देखती है। मनुस्मृति या मनु धर्मशास्त्र। मनुस्मृति को लगभग 2nd सेंचुरी बीसीई से 2nd सेंचुरी सीई के बीच लिखा गया माना जाता है, यानी आज से लगभग 2200 साल पहले। ये धर्मशास्त्र सामाजिक व्यवस्था, कानून और जीवन के नियम बताता है। मनुस्मृति में चतुर्वर्णा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व्यवस्था को समर्थन दिया गया है और हर वर्ण के कर्तव्य और नियम लिखे गए हैं। इसने समाज में जाति प्रथा को स्थापित करने में एक मुख्य रोल निभाया और धार्मिक और सामाजिक नियम के रूप में व्यवस्था को मजबूत किया। मनुस्मृति में लिखा है कि वर्ण का संबंध जन्म से है। किसी का वर्ण उसके कुल या फैमिली के अनुसार तय होता है। इसमें ब्राह्मण से शूद्र तक के व्यवहार पर स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। मिक्स्ड मैरिजेस, वर्ना संगम को सोशली रेस्ट्रिक्टेड और अलग रूल्स दिए गए हैं। हर वर्ना के लिए अपनी ड्यूटीज और लिमिटेशंस लिखी गई हैं। जैसे शूद्र को ऊपर के वर्णों की सेवा करनी चाहिए, तो मनुस्मृति पहली ऐसी किताब बन जाती जो जन्म से ही आपका काम बताने लग जाती है। ऐसा माना जाता है कि मनुस्मृति को महर्षि मनु ने लिखा था। मनुस्मृति के लिखे जाने के समय लगभग 2nd सेंचुरी बीसीई से 2nd सेंचुरी एडी का माना जाता है। भारत के समाज और राजनीति काफी ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज में था। भारत में महाजन पदास का
पीरियड जो लगभग 6 से 4th BCE का माना जाता है, खत्म हो चुका था और मौर्य साम्राज्य जो 322 से 185 BCE का माना जाता है, उनका प्रभाव था। मौर्य साम्राज्य के बाद शुंगा और कुषाण डायनेस्टीज का पीरियड था। राज्य और सेनापतियों की सेंट्रलाइज्ड पावर एस्टैब्लिश हो रही थी। समाज अर्बनाइजेशन और ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहा था। लोग अपनी स्किल्स और प्रोफेशंस में स्पेशलाइज हो रहे थे, लेकिन वर्ना सिस्टम अभी रिजिड और हेरिडिटरी नहीं था। श्रमिक, किसान, व्यापारी और राजा का रोल सोसाइटी में ग्रेजुअली फिक्स हो रहा था। ये वो भी समय था जब उपनिषद्स में आध्यात्मिक और फिलोसॉफिकल थॉट्स प्रोमिनेंट हो रहे थे। इस समय कृषि और व्यापार पे ज्यादा फोकस था। शहर और टाउन्स में लोकल मार्केट्स और ट्रेड डेवलप हो रहे थे। कॉइन्स और स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेड प्रैक्टिसेस का प्रारंभ हो रहा था। मनुस्मृति के लिखने से समाज में वर्ण और धर्म के नियम फॉर्मलाइज हो रहे थे। पहले ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑक्यूपेशनल सिस्टम था, मनुस्मृति के बाद रिजिड हेरिडिटरी सिस्टम स्टैब्लिश हुआ। उस समय इसका विरोध का साक्ष्य नहीं मिलता है। अभी समाज अपनी करवट बदल ही रहा था। जिन लोगों पर इस किताब का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता, वो उतने शिक्षित नहीं थे, क्योंकि उस समय जो लोग शिक्षित नहीं होते थे या जिसे पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट नहीं होता, वही उस काम को कर रहे होते जो शारीरिक ज्यादा होता था या लेबर वर्क। इसीलिए इसके विरोध में हमें उस समय का कोई लिखित साक्ष्य तो नहीं मिलता है। मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि शूद्राज को वेदास पढ़ने या हायर एजुकेशन करने की अनुमति नहीं है। ध्यान रहे, मनुस्मृति अभी ही लिखी गई है और इसका समाज पर प्रभाव अभी तक आना बाकी था। अगर हम बात करें मनुस्मृति के अलावा कोई और लिखित ग्रंथ या इतिहास की कोई और किताब देखना चाहते हो जो जाति या वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देती हो या उसके रूल्स को फॉर्मुलाइज करती हो, तो भारत के प्राचीन और मिडीवल साहित्य में कुछ और सोर्सेज भी हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति मनुस्मृति के थोड़ा बाद लिखी गई। वर्ण और आश्रम के रूल्स धर्म और कर्म पर फोकस थे, जो जाति के नियम और व्यवहार को और कोडिफाई करता है। नारद स्मृति, विष्णु स्मृति और पराशरा स्मृति, ये स्मृतियां सामाजिक नियम और वर्ण बेस्ड ड्यूटीज को डिस्क्राइब करते हैं। इनमें वर्णाश्रम धर्म को मेंटेन करने के लिए रूल्स दिए गए हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य, जी हाँ, इसे 4th सेंचुरी BCE के आसपास लिखा माना जाता है, यानी ये किताब मनुस्मृति से भी पुरानी किताब है। इस किताब का मेन फोकस राजनीति और गवर्नेंस था, पर इसमें सामाजिक हायरार्की और जाति का प्रैग्मेटिक यूज दिखता है, जैसे कुछ प्रोफेशंस और वर्ण को राज के लिए यूजफुल माना। ये डायरेक्टली रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, पर वर्ण और जाति को गवर्नेंस के लिए इंस्ट्रूमेंटल बनाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का इन्फ्लुएंस छोटे राज्यों और डायनेस्टीज में लगभग 2nd CE यानी किताब लिखने के करीब 500 साल बाद इसका प्रभाव देखा गया। इसके बाद 4th से 6th सेंचुरी में विज्ञानेश्वरा, मिताक्षरा, जिमुतवाहना और ब्रह्मवैवर्त पुराणा के कमेंट्रीज ने जाति के रूल्स को और ज्यादा फॉर्मल और लोकल लॉज में इंप्लीमेंट किया। शूद्रास को रिलीजियस रिचुअल्स में लिमिटेड पार्टिसिपेशन मिलती थी। वे मुख्य रूप से पूजा में सेकेंडरी रोल निभाते थे। इस समय जाति या वर्णा व्यवस्था रिजिड और हेरिडिटरी, रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों कॉन्टेक्स्ट में और भी एनफोर्स हो रही थी। इस समय वर्णाज, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्राज और जाति व्यवस्था का रिजिडिफिकेशन हो चुका था। ब्राह्मण्स का रिलीजियस और एजुकेशनल अथॉरिटी स्ट्रांग था। शूद्राज और नीचे के वर्ग का रोल मेनली सर्विस और मैनुअल लेबर में फिक्स था। अर्बनाइजेशन और ट्रेड सेंटर्स डेवलप हो रहे थे, लेकिन वर्णा बेस्ड ऑक्यूपेशनल रोल्स लार्जली मेंटेन हो रहे थे। हिंदू धर्म और वैदिक रिचुअल्स का प्रभाव पीक पर था। मनुस्मृति और उसके कमेंट्रीज का इन्फ्लुएंस सोसाइटी में स्ट्रांग हो चुका था। मैरिज, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी और रिचुअल रूल्स वर्णा के हिसाब से फिक्स थे। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और 6th से 10th सेंचुरी के टाइम पीरियड को समझाने की कोशिश करेंगे।
6th से 10th सेंचुरी सीई के बीच भारत में मनुस्मृति और पुराने स्मृतियों के अलावा भी कुछ टेक्स्ट्स और कमेंट्रीज थीं जिन्होंने जाति या वर्णा व्यवस्था को और मजबूत किया या जस्टिफाई किया। मुख्य रूप से ये रीजनल स्मृतिज और पुराणिक लिटरेचर थे। मिताक्षरा, विज्ञानेश्वरा, इसका फोकस इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी लॉज, मैरिज रूल्स पर था। ये शर्मसूत्राज जाति के रूल्स को रीजनल लॉ में इंटीग्रेट करता है। जिमुतावाहना, नवनीति, ये दक्षिण भारत में 9th से 10th सेंचुरी के बीच लिखा गया। इसमें प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस लॉज जाति के बेसिस पर डिफाइन किए गए। शूद्राज और लोअर वर्णाज के लीगल और सोशल स्टेटस को कोडिफाई करता है। इस पीरियड में रीजनल कोर्ट्स और किंग्स ने मनुस्मृति और स्मृतिज के रूल्स को लोकल गवर्नेंस के लिए अडॉप्ट किया था। जाति के रूल्स को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया गया। लोकल इंस्क्रिप्शंस में भी देखा गया कि वर्ना हायरार्की और ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज मेंटेन की जाती थीं। अब हम 11th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के समाज पर हल्का सा प्रकाश डालेंगे। चतुर्वर्णा हायरार्की और हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल रोल्स को रिलीजियस जस्टिफिकेशन देता है। जी हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए, ये बड़ा खास शब्द है, रिलीजियस जस्टिफिकेशन देता है। शूद्रास को रिचुअल और रिलीजियस एक्सक्लूजन में शामिल करता है। इस पीरियड में टेम्पल इंस्क्रिप्शंस और लैंड ग्रांट्स में भी वर्ना बेस्ड सोशल हायरार्की रीइंफोर्स होती दिखती है। ब्राह्मण्स को प्रिविलेजेस, शूद्रास को सर्विस और लेबर रोल्स असाइन किए गए। अब इसके बाद 16वीं सेंचुरी तक का समाज पर प्रकाश डालेंगे। हम आपको बताते चलें कि 1600 सेंचुरी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। आगे बढ़ते हैं तो इस समय अनटचेबिलिटी और ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट इस समय और मजबूत हो गया। साधारण तरीके से कहें तो जाति व्यवस्था सिर्फ सोशल नहीं, रिचुअल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में भी एनफोर्स होने लगी और शूद्रास यानी कि अनटचेबल्स को सिस्टमैटिकली सेग्रीगेट किए जाने लगा। पहले के समय में जहां धर्मशास्त्र और मनुस्मृति के नियम थे, वहीं अब इस दौरान अधिक कठोर रूप लेते गए। शूद्रा और उनके सो कॉल्ड नीचे जातियों दलित समुदाय को शारीरिक और सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ता था। सुल्तानत और मुगल काल में लैंड ओनरशिप का प्रबंध जाति के हिसाब से होता था। क्षत्रिय और अपर वर्णास को राजनीतिक और आर्थिक अधिकार मिले, जबकि लोअर जातियों को मेहनत काम और टैक्सेस देने पड़े। भक्ति मूवमेंट 13 से 16 सदी में जाति व्यवस्था पर प्रश्न उठाता था, लेकिन सिस्टम पूरी तरह नहीं खत्म हुआ। संत जैसे कबीर, रविदास ने जाति और अनटचेबिलिटी के विरुद्ध संदेश दिया। क्लॉथिंग रूल्स और 17वीं सेंचुरी से आगे का भाग हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।